आपका जो ज्योग्राफी का क्लास है, ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास है आपकी, ज्योग्राफी क्लास है आपका, क्लास 4th है, पार्ट 4th है। आपको कल बताया गया था कि अक्षांश पर, ठीक है, किस अक्षांश पर आपतन का कोण अधिकतम और न्यूनतम होगा। इस अक्षांश पर, ठीक, आपतन का कोण अधिकतम और न्यूनतम होगा। किन तिथियों में आपका, किन दो तिथियों में आपका दिन और रात इक्वल होगा। और आपको बताया गया था कि बताना है, अभी पढ़ाना है, ठीक है, व्यक्ति की न्यूनतम लंबाई की छाया और अधिकतम छाया कहाँ पर बनेगी, इस अक्षांश पर बनेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्या आपका अर्थ है। क्या आपका अर्थ है, समझ में आ गया? और क्लियर, आपका सन है, सन है अराउंड, क्या करिए, कर रही है, क्या करिए, चक्कर लगा रही है। बात समझ में आ गया। क्लास होगी आपकी। काफ़ी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक, हर स्टूडेंट पढ़ना अनिवार्य है। चाहे कोई भी वनडे एग्जाम देगा, ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे आपका टीटी हो, या आपका स्टेट पीसी, अच्छे खासे, और कोई भी वनडे एग्जाम को उठा कर देखेंगे तो आपका ज्योग्राफी से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, ये आपका 21 मार्च है, मार्च, मार्च है। इस मार्च को, ठीक है, सूर्य की किरण जो होती है, सूर्य की किरण जो होती है सीधा विषुवत रेखा पर पड़ती है, मतलब लंबवत विषुवत रेखा पड़ती है आपका किरण, ठीक है, 21 मार्च को, किरण जो है 21 मार्च को विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा, आपका ये क्या, जीरो अंक विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, क्वानक्स, क्वानक्स, ठीक है। और क्या होता है उस समय, क्या होता है विषुवत रेखा पर वसंत विषु, क्या होता है, वसंत विषु होता है, विषुवत रेखा पर वसंत विषु होता है, यहाँ पर वसंत विषु होता है, यहाँ पर उस वसंत विषु, वसंत विषु, वसंत विषु होता है, ठीक है। क्वानक्स, ये बात समझ में आ गया। वसंत विषु होता है, वसंत विषु क्या होता है, गर्मी आने के पहले, गर्मी, गर्मी आने के पहले, गर्मी आने के पहले का जो समय होता है वसंत विषु, क्या होता है, वसंत विषु होता है। 21 मार्च को, 21 मार्च को ये सूर्य की किरण जो होती है विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप आपतन का कोण अधिक होगा। जब आपतन का कोण अधिक होगा तो प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अधिक होगी, प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा जब अधिक होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, इतना बात समझ में आ गया। आते हैं फिर 21 जून, 21 जून की बात करते हैं, ठीक है, 21 जून बात करते हैं, 21 जून, 21 जून को, ठीक है, कर्क रेखा पर, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरण जो लंबवत पड़ती है, क्या होती है, सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरण क्या होती है, लंबवत पड़ती है। आपका अर्थ ही है के लिए, आपका क्या है, कर्क रेखा है, ये आपका विषुवत रेखा है, ये आपका मकर रेखा, ठीक है, यह क्या है आपका कर्क रेखा है, कर्क, ये आपका ध्रुवांश अक्षांश विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है, पर ये आपका क्या करेगी, 21 जून को सूर्य की किरण विषुवत कर्क रेखा पर
लंबवत पड़ती है, ठीक है। जब लंबवत पड़ेगी तो आप जो आपका ऊर्जा होगी, ऊष्मा होगी, प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा होगी, आपतन का कोण जो होगा अधिक होगा। आपतन का कोण अधिक होने के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। अब प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अधिक होने के कारण आपका टेम्परेचर जो होता है आपका अधिक होता है, ठीक है। आपका क्या इस समय जब क्या कर्क रेखा पर क्या होगा, इस समय कर्क रेखा पर आपका समर सोलेस्टिक होगा। क्या होगा? समर समर सोलेस्टिक। समर सोलेस्टिक मतलब ग्रीष्म अयनात हो गया। क्या हो गया? ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु या अयनात इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयनात। ग्रीष्म अयनात बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्रीष्म अयनात बोलते हैं इसे, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो क्या होगा, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध। हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा हम गोलार्ध पर ज्यादा टेकर करेंगे, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध आपका उत्तरी गोलार्ध क्या है? उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। आपका आते हैं नीचे जो आपका है दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है आपका, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है। इस समय आपका दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? विंटर सोलेस्टिक होगा। क्या होगा? विंटर विंटर सोलेस्टिक। विंटर सोलेस्टिक होगा आपका इस समय आपका दक्षिणी गोलार्ध में विंटर सोलेस्टिक होगा, ठीक है। क्या होगा? विंटर सोलेस्टिक। ओके। विंटर सोलेस्टिक दैट मीन्स शीत आयनात होगा। क्या होगा? शीत आयनात। आयनात शीत आयनात होगा। अब बात करते हैं हम 23 सितंबर की बात करते हैं, ठीक है। 23 सितंबर 23 सितंबर को सूर्य की किरण जो होती है पुनः विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है, ठीक है। 23 सितंबर को सूर्य की किरण जो होती है, 23 सितंबर को सूर्य की किरण जो होती है सीधे लंबवत पर कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। 23 सितंबर को, ठीक है, 23 सितंबर को सूर्य की किरण जो होती है सीधे क्या होती है? विषुवत रेखा पर पड़ती है। 23 सितंबर को सूर्य की किरण जो होती है लंबवत क्या होती है? विषुवत रेखा पर पड़ती है। ये आपका क्या है? इक्वानॉक्स मतलब विषुवत रेखा। इक्वानॉक्स विषुवत रेखा है, ठीक है। क्या है? विषुवत रेखा, ठीक है। उस समय जो आपका होगा, ठीक है, शिशिर विषु होगा। क्या होगा? शिशिर विषु। शिशिर विषु। शिशिर विषु होगा। विषु, शिशिर विषु। शिशिर विषु मतलब, ठीक है, ठंडी आने से पहले, ठंडी आने से पहले को क्या कहते हैं? शिशिर विषु कहते हैं, ठीक है। ठंडी आने से पहले को कहते हैं, ठंडी आने से पहले को शिशिर विषु कहते हैं। क्या कहते हैं? ठंडी आने से पहले, ठंडी आने से आने के पहले, आने के पहले को, ठंडी आने के पहले को क्या कहते हैं? शिशिर विषु। अब आते हैं आपका 22 दिसंबर, ठीक है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरण जो होती है, 22 दिसंबर को सूर्य की किरण होती है मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है 22 दिसंबर को। ये आपका 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरण जो होती है, सूर्य की किरण जो होती है आपका सीधा कर्क रेखा पर पड़ती है, ठीक है। आपका एक कर्क रेखा हो गई, आपका विषुवत रेखा हो गई, आपका आपका मकर रेखा, ठीक है। मकर रेखा, मकर रेखा 22 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। क्या होती है? मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। आपका यूरेनस अक्षांश से विषुवत रेखा, या आपका कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। बात समझ में आ गया? इस समय आपका दक्षिणी गोलार्ध में, जो दक्षिणी गोलार्ध है मकर रेखा पर, ठीक है, क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगा। ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु होगा, ठीक है। मतलब ग्रीष्म अयनात होगी, ग्रीष्म अयनात ऋतु, ग्रीष्म अयनात या ग्रीष्म ऋतु, जिसे क्या कहते हैं? समर सोलेस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समर समर सोलेस्टिक, समर सोलेस्टिक कहते हैं, ठीक है। और आपका उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर, ठीक है, उस समय कर्क रेखा पर क्या होगा? विंटर सोलेस्टिक होगा। विंटर सोलेस्टिक, विंटर सोलेस्टिक होगा। शीत आयनात होगा। क्या होगी? शीत आयनात होगी। आयनात, शीत आयनात होगा, ठीक है। क्या होगा? शीत आयनात होगा। ओके, बात समझ में आ गया? ये आपका था ग्लोबल, मतलब कि सूर्य की किरण कब कब
कहाँ पर लंबवत पड़ेगी, कहाँ पर आपका तिरछी होगी। ठीक है, जब आपका डायरेक्ट लंबवत पड़ती है तो वहां पर आपतन का कोण क्या होता है, अधिक होता है। आपतन का कोण अधिक होने के कारण टेम्परेचर क्या होता है, प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। जब प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अधिक होगी तो आपका क्या होगा, आपका वहां का टेम्परेचर अधिक होगा। आपतन का कोण क्या होता है, आपतन का कोण वह कोण होता है जो सौर किरण और अक्षांशों के मध्य बनता है। क्या बनता है, सौर किरण और अक्षांशों के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसी से रिलेटेड जो आपको एग्जाम की दृष्टि से और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को टेकल करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखा गया था, कुछ क्वेश्चन आज देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन देखा गया था, कुछ क्वेश्चन आज देख लेते हैं ना। बात समझ में आ गया, तो इसी के माध्यम से हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन थे आपका, क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु के समय, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु के समय कहां पर आपतन का कोण अधिकतम होगा। दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध में, गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु में, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु के समय, दक्षिणी गोलार्ध में ऋतु या अयनात समय कहां पर आपतन का कोण, आपतन का कोण अधिकतम होगा। अब यहाँ पर मेंशन कर दिया है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, मेंशन कर दिया है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा ना। कहा कि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु के समय, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु के समय कहां पर आपतन का कोण अधिकतम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु के समय, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु आपका यहाँ पर है, शीत ऋतु यहाँ पर है, विंटर सोल्स्टिस। ध्यान दीजिएगा, करा कि दक्षिणी गोलार्ध जो होती है आपकी, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, शीत ऋतु के समय, शीत ऋतु आपका ये है। ठीक है, कहां पर आपतन का कोण अधिकतम होगा, आपतन का कोण तो कर्क रेखा पर हो रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु के समय आपतन का कोण कहां पर अधिकतम होगा, कर्क रेखा पर होगा। ठीक है, कहां पर होगा, कर्क रेखा पर, क्योंकि उस समय, ठीक है, जब दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है तो उस समय कर्क रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है और लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पर आपतन का कोण अधिक होगा। क्या होगा, आपतन का कोण अधिक होगा। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा आपका कर्क रेखा होगा, कर्क रेखा। बात समझ में आ गई, तो बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत ऋतु के समय कहां पर आपतन का कोण अधिकतम होगा। शीत ऋतु में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। शीत ऋतु के समय ऋतु या अयनात के समय कहां पर आपतन का कोण, आपतन का कोण अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। ठीक, शीत ऋतु के समय कहां पर आपतन का कोण अधिकतम होगा। अब यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया है, जब मेंशन नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं इसलिए उत्तरी गोलार्ध का आंसर ही मारेंगे। ठीक है, तो आपका ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का शीत ऋतु के समय कहां पर आपतन कोण अधिकतम होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, शीत ऋतु, शीत ऋतु क्या है आपका, यहाँ पर शीत आयनात है, शीत आयनात के समय, आयनात तो यहाँ पर है उत्तरी गोलार्ध में, हमें तो उत्तरी गोलार्ध की ही बात करेंगे। शीत आयनात में कहां पर आपतन का कोण अधिकतम होगा, क्या होगा, मकर रेखा पर, मकर रेखा पर जो होगा आपका आपतन का कोण अधिकतम होगा। ठीक है, आपतन का कोण अधिकतम कहां पर होगा, मकर रेखा पर। आयनात के समय, शीत आयनात के समय आपतन का कोण कहां पर अधिकतम होगा, शीत आयनात के समय जो आपका आपतन का कोण जो है आपका मकर रेखा पर होगा, क्योंकि 22 दिसंबर को, ठीक है, सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। लंबवत होने के कारण यहाँ पर आपतन का कोण क्या होगा, अधिकतम होगा। जब आपतन का कोण अधिकतम होगा, ठीक है, तो आप प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अधिकतम होगी। जब प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अधिकतम होगी तो टेम्परेचर अधिक होगा। जब टेम्परेचर अधिक होगा तो क्या होगा, गर्मी होगी, गर्म ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, गर्मी होगी, बहुत ज्यादा गर्मी। ठीक है, क्लियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मकर रेखा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मकर रेखा हो जाएगा।
ठीक है, इसका आंसर जो होगा आपका मकर रेखा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका, ग्रीष्म ऋतु के समय कहां पर आपतन का कोण न्यूनतम होगा? ग्रीष्म ऋतु के समय, ग्रीष्म ऋतु के समय, ग्रीष्म ऋतु के समय कहां पर आपतन का कोण अधिकतम होगा? ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप पूछे जाएंगे, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु के समय समय कहां पर आपतन का कोण, आपतन का कोण न्यूनतम होगा, सॉरी न्यूनतम, यहाँ पर लिख लीजिए, ये न्यूनतम क्या होगा, बात कर रहा है न्यूनतम होगा, ठीक है, क्या होगा, न्यूनतम होगा। ग्रीष्म ऋतु के समय, ग्रीष्म ऋतु के समय कहां पर आपतन का कोण न्यूनतम होगा? चूंकि इसमें मेंशन नहीं है कि दक्षिणी गोलार्ध की बात करिए, जब कुछ मेंशन नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, उत्तरी गोलार्ध में ही देखेंगे, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु के समय, ठीक है, क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु के समय कहां पर आपतन का कोण न्यूनतम होगा? ग्रीष्म ऋतु आपका यहाँ पर है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, 21 जून को, ठीक है, 21 जून को सूर्य की जो किरण है, ठीक है, 21 जून को सूर्य की किरण जो है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण आपका आपतन का कोण अधिकतम होता है। आपतन का कोण जब अधिकतम होगा तो प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अधिक होगी। जब प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगी, टेम्परेचर अधिक बनेगा। टेम्परेचर अधिक बनने के कारण कर्क रेखा पर उस समय बहुत ही ज्यादा गर्मी, ठीक है। अब क्या करा कि ग्रीष्म ऋतु के समय, ठीक है, कहाँ पर आपतन का कोण न्यूनतम होगा, कहाँ पर होगा, कर्क रेखा पर, तो यहीं पर होगा क्योंकि सूर्य की किरण यहाँ पर तिरछी पड़ेगी तो आपतन का कोण क्या होगा, न्यूनतम होगा। आपतन का कोण न्यूनतम होगा, ठीक है, क्या होगा आपका आंसर, कर्क, मकर रेखा। तो जो होगा आपका आंसर आपका होगा, बात समझ में आ गया, ठीक है, क्या होगा, मकर रेखा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के समय कहां पर आपतन का कोण अधिकतम होगा? दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के समय, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में, गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के समय, ग्रीष्म ऋतु के समय, ग्रीष्म के समय कहां पर, कहां पर आपतन का कोण, आपतन का कोण अधिकतम होगा, अधिकतम, ठीक है। क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के समय, के समय ग्रीष्म ऋतु जो ग्रीष्म आयनात है, ठीक है, समर सृष्टिक है, के समय कहां पर आपतन का कोण अधिकतम होगा, कहां पर आपतन का कोण अधिकतम होगा? दक्षिणी गोलार्ध का दरा है उसमें, यहाँ पर आइए, क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध के में ग्रीष्म ऋतु के समय, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर है, ठीक है, आपका ग्रीष्म, कहां पर आपतन का कोण अधिकतम होगा, पर होगा मकर रेखा पर स्थित होगा, क्योंकि आपका 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, ठीक है, सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, ठीक है, तो आपतन का कोण अधिकतम यहीं पर होगा। आंसर होगा आपका मकर, आंसर जो आपका हो गया मकर रेखा, सर क्या हो गई, मकर रेखा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीत ऋतु के समय कहां पर खड़ा होने पर, ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, शीत ऋतु में, शीत आयनात में ऋतु कहां पर, कहां पर खड़ा होने पर, कहां पर खड़ा होने पर व्यक्ति की, व्यक्ति, किसी व्यक्ति की लंबाई की न्यूनतम छाया प्राप्त होगी, किसी व्यक्ति की लंबाई न्यूनतम
छाया प्राप्त होगी। बात समझ में आ गया? कह रहा है कि शीत ऋतु में कायनात में कहाँ पर खड़ा कोई व्यक्ति होगा कि उसकी लंबाई का जो छाया होगा, प्रतिबिंब बनेगा, न्यूनतम होगा, छोटा बनेगा। ठीक है, बात करिए। ठीक है, कह रहा है कि शीत ऋतु कहाँ आपका, शीत ऋतु यहाँ पर है। हम बात कर रहे हैं जब कुछ आपको बताया है पहले कि अगर आपका मेंशन दक्षिणी गोलार्ध नहीं तो आपका हमेशा क्या उत्तरी गोलार्ध को लेकर चलेंगे। कह रहा है कि शीत ऋतु के समय, क्वेश्चन है आपका, शीत ऋतु के समय कहाँ पर खड़ा होने पर, शीत ऋतु के समय कहाँ पर अगर खड़ा हो रहा है कोई व्यक्ति, तो उसकी छाया की जो आपका उसकी लंबाई है, ठीक है, उसकी लंबाई की छाया की कितनी न्यूनतम प्राप्त होगी। क्योंकि जो लंबाई है किसी व्यक्ति की, उसकी जो छाया होगी न्यूनतम कहाँ पर होगी, मकर रेखा पर। मकर रेखा पर जैसे सूर्य की किरण होगी, जैसे दोपहर में होता है। ठीक है, दोपहर के समय में आप देखेंगे कि अगर आप दोपहर में खड़े हुए हैं तो सूर्य की किरण आपका क्या होगी, सीधा पड़ती है, छाया जो होती है न्यूनतम पड़ती है। इसी कारण 22 दिसंबर को क्या होगी, आपका सूर्य की किरण इस पर लंबवत पड़ती है मकर रेखा पर। तो एक कोई व्यक्ति अगर कर्क रेखा पर स्थित है, खड़ा है, तो उसकी जो छाया बनेगी उससे लंबाई की क्या होगी, कम होगी, छोटी होगी। ठीक है, क्लियर होगी? क्या होगा आप यहाँ पर आंसर, मकर रेखा। क्या होगा आंसर इसका, मकर मकर रेखा पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, मकर रेखा पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी उस व्यक्ति की छाया जो लंबाई की जो छाया बनेगी वो क्या होगी, उससे छोटी होगी, न्यूनतम होगी। बात समझ में आ गया? अगर बात समझ में आ गया तो ओके करिए और आगे बढ़ते, करिए और आगे बढ़ते। क्लियर? एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ क्वेश्चन और हैं। ग्रीष्म ऋतु के समय कहाँ पर खड़ा होने पर किसी व्यक्ति की लंबाई की न्यूनतम छाया प्राप्त होगी, पुनः करा की न्यूनतम छाया प्राप्त होगी। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कहा कि ग्रीष्म ऋतु के समय, ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु समय कहाँ पर, कहाँ पर खड़ा होने पर, कहाँ पर खड़ा किसी व्यक्ति की, व्यक्ति की व्यक्ति की न्यूनतम न्यूनतम छाया, व्यक्ति की लंबाई की, ठीक है, किसी व्यक्ति की लंबाई की, व्यक्ति की लंबाई न्यूनतम छाया, छाया प्राप्त होगी। बात समझ में आ गया? ग्रीष्म ऋतु के समय कहाँ पर खड़ा होने पर किसी व्यक्ति की लंबाई की न्यूनतम छाया प्राप्त होगी। अब ग्रीष्म ऋतु के समय बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध अगर मेंशन नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है तो हम उत्तरी गोलार्ध को ही लेकर चलें, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित, इसलिए हम उत्तरी गोलार्ध का आंसर देंगे। ठीक है, कहा कि ग्रीष्म ऋतु के समय, ग्रीष्म ऋतु के समय, ग्रीष्म ऋतु क्या है आपका यहाँ पर है, ग्रीष्म ऋतु कब आएगी, जब कर्क रेखा पर 21 जून को, 21 जून को आपका क्या होगी, सूर्य की किरण जो होगी कर्क रेखा पर सीधा लंबवत पड़ती है। ठीक है, उतनी बात समझ गया। कहा ग्रीष्म ऋतु के समय, ग्रीष्म आयनात के समय कहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हो कि उसकी छाया की न्यूनतम लंबाई प्राप्त है। यहाँ पर अगर कर्क रेखा पर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो सूर्य की किरण क्या होगी, लंबवत पड़ेगी, छाया की जो होगी, इसकी लंबाई की क्या होगी, छाया जो होगी न्यूनतम होगी, ये छोटी होगी। इससे क्या होगी, जो छाया बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, क्या होगा, ये लंबाई से छोटा बनेगा। मतलब कि कर्क रेखा पर स्थित अगर व्यक्ति है, कर्क रेखा पर अगर कोई व्यक्ति स्थित है, ठीक है, तो छाया की लंबाई की जो छाया बनेगी वो न्यूनतम होगी, क्या होगी, कर्क रेखा, कर्क, अगर कोई कर्क रेखा पर स्थित तो आपका क्या होगी, उसकी लंबाई की न्यूनतम छाया प्राप्त होगी, बनेगी। बात समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, किन दो तिथियों को रात और दिन बराबर होता है। ये आपको अगर फिगर ध्यान समझे होंगे आप आसानी से, क्वेश्चन नंबर 7 है, किन दो तिथियों को, दो तिथियों को, किन दो तिथियों को, ठीक है, दिन और रात, दिन और रात, दिन और रात बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है, बराबर होता है। क्लियर? आपको बताए थे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 21 मार्च और 23
सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण जो होती है, दोनों तिथियों को सूर्य की किरण जो होती है इक्वानॉक्स मतलब कि विषुवत रेखा पर सीधी लंबवत पड़ती है, ठीक है, लंबवत पड़ती है। उस समय दोनों तिथियों में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं, इक्वल होता है, दिन और रात इक्वल होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर इसका आंसर क्या होगा, 21 मार्च और 21 जून, 21 मार्च और 23 सॉरी 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या है, दिन और रात दोनों इक्वल होता है, क्योंकि आपका विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर क्या होती है, सूर्य की किरण सीधे लंबवत पड़ती है। उस दोनों तिथियों को, इन दोनों तिथियों को दिन और रात विषुवत रेखा पर क्या होती है, इक्वल होती है। विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पर लिख सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, एक विषुवत रेखा पर विषुवत विषुवत रेखा पर 21 मार्च को मार्च एंड 23 सितंबर को रात और दिन होता है बराबर होता है, दिन और रात बराबर। बात समझ में आ गई? ये आपका क्वेश्चन यहाँ से अच्छे खासे पूछे जाते हैं कि आपतन का कोण कहाँ पर अधिकतम होगा, कहाँ पर न्यूनतम होगा। कोई व्यक्ति अगर कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है तो उसकी छाया की या अधिकतम लंबाई प्राप्त होगी। ये आपका क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन एक और था कि इन दो तिथि रात और दिन मार्च और 23, ठीक है। सूर्य की किरण जो होती है विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और इन दोनों इक्वल होता है, क्लियर। तो आते हैं कुछ और टॉपिक अध्ययन करते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में साइंस को रिलेट करके कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे जैसे शिखर पर पहुंचेंगे, ठीक है, जैसे जैसे महाद्वीप की ओर पढ़ेंगे, जैसे जैसे पेटियां पढ़ते जाएंगे। मानसून, पेटियां के तात्पर्य यहाँ तात्पर्य ये है कि आपका किस पेटी में कौन सा मानसून पड़ेगा, ठीक। पूर्व में कौन सा पेटी पड़ेगी, कौन सा मानसून पड़ेगा, मध्य में कौन होगा, पश्चिम में कौन होगा, ठीक, उत्तर में कौन होगा, दक्षिण में कौन होगा। ये आपका किस पेटी में कौन सा पवन की ज़्यादा शक्तिशाली होती है, पूर्वा पवन का प्रभाव किस पेटी में ज़्यादा होता है, पश्चिमा पवन का प्रभाव या व्यापारिक पवन का, पश्चिमा पूर्वा पवन कहें या व्यापारिक पवन का प्रभाव किस पेटी में ज़्यादा होगा। मानसून में मानसूनी जलवायु प्रदेश में या आपका सुडाना तुल्य जलवायु प्रदेश या मरुस्थली में होगा, ठीक है, या ब्रिटिश जलवायु तुल्य में होगा, लॉरेंशियन में होगा। ये सब आपको आगे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ज्योग्राफी में पकड़ अच्छी खासी होती है। जीरो से लेकर हम हायर तक लेके चलेंगे, जैसे जैसे महाद्वीप तक पहुंचेंगे। आपका जब विश्व का महाद्वीप का अध्ययन किया जाएगा, पहले स्टार्टिंग में महाद्वीप, दक्षिणी महाद्वीप की बात करेंगे, फिर उत्तरी महाद्वीप, वैसे जैसे उतरते उतरते क्या करेंगे, भारत तक पहुँच, भारत का सब समुद्र के रास्ते हुए खंड करते हुए फिजिकल और पॉलिटिकल का अध्ययन करते हुए हम क्या पहुंचेंगे, भारत तक पहुंचेंगे। तो आते हैं आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका टॉपिक ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट को भी अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। आपका है उष्मा का स्थानांतरण, ठीक है। उष्मा के स्थानांतरण की विधियां, उष्मा के स्थानांतरण की को भी एक अच्छे से कॉन्सेप्ट के द्वारा समझा जाएगा, ठीक है। स्थानांतरण उष्मा के स्थानांतरण की विधि, उष्मा के स्थानांतरण की विधियां, तीन विधियां होती हैं, ठीक है। आपका चालन विधि, संवहन विधि, किरण विधि, को हम एक क्रम से और एक अच्छे से समझेंगे और एक कॉन्सेप्ट के द्वारा समझाया जाएगा। पहला क्या है आपका चालन विधि, उष्मा का स्थानांतरण चालन विधि, चालन विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण, चालन चालन विधि द्वारा 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 उष्मा का स्थानांतरण, चालन विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण, चालन विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण पहले समझते हैं। जो चालन विधि है, ठीक है आपका
आपको ये ना कहिएगा साइंस है, इसका यूज भी आपका अच्छे खासे यूज आते जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। हर टॉपिक को रिलेट करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है? ये भी आपको पीछे पढ़ाएगा, उसको रिलेट करके ज्योग्राफी को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उष्मा का जो स्थानांतरण है चालन विधि द्वारा, ये स्थानांतरण विधि द्वारा, ठीक है, उष्मा का चालन विधि द्वारा जो उष्मा का स्थानांतरण है, ध्यान दीजिए, उष्मा का जो स्थानांतरण है पदार्थों के अणुओं के पदार्थों के पदार्थों के अणुओं के पदार्थ के अणु हैं, अणुओं के संपर्क विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा? संपर्क विधि द्वारा, संपर्क संपर्क विधि द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा होता है? उष्मा का जो स्थानांतरण है चालन विधि में, चालन विधि द्वारा उष्मा का जो स्थानांतरण है पदार्थों के अणुओं के संपर्क विधि द्वारा। जैसे ये आपका पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, ठीक है, ये पदार्थ, इसके अणु है, ये संपर्क विधि द्वारा होता है। एक पदार्थ एक अणु दूसरे अणु क्या होते हैं? संपर्क में आकर उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, ये संपर्क विधि द्वारा क्या होता है? संपर्क विधि द्वारा। देखिए संपर्क में, ठीक, उष्मा का स्थानांतरण जो है संपर्क विधि द्वारा। ये आपका कोई पदार्थ है, क्या है? पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ है, जो इसके अणु है, अब क्या है? अणु है, सब अणु, पदार्थों के अणुओं के संपर्क विधि द्वारा। चालन विधि में उष्मा का जो स्थानांतरण है, उष्मा का जो स्थानांतरण है पदार्थों के अणुओं के संपर्क विधि, पदार्थ के जो अणु हैं एक दूसरे के संपर्क में आने से उष्मा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होती है? रिप्लेस होती है। ठीक, बात समझ में आ गया? यदि आप ये बात समझ में आ गया हो तो ओके करें। चालन विधि द्वारा उष्मा का जो स्थानांतरण है पदार्थों के अणुओं के संपर्क विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। ये आपका पदार्थ है, ये पदार्थ है, इसके अणु है, एक दूसरे के क्या है? संपर्क में। जब एक दूसरे के संपर्क में है तो इसका उष्मा का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। तो उष्मा इसको मिल रहा है, इसका उष्मा, ठीक, उष्मा का स्थानांतरण स्थान से, ठीक। चालन विधि ध्यान दीजिए, चालन विधि जो है आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, चालन विधि जो होती है ठोस माध्यम में प्रवाही होती है। क्या होती है? ये आपका ठोस माध्यम में है, ये माध्यम जो है आपका ठोस है, माध्यम में आपका ठोस माध्यम, ठीक है, क्या है? चालन विधि जो होती है ठोस माध्यम में क्या होती है? अधिक प्रभावी होती है। क्या होती है? अधिक प्रभावी होती है। चालन विधि में, ठीक है, चालन विधि ठोस माध्यम में अधिक प्रभावी होती है। अब सिर्फ आप लोग कहेंगे कि चालन विधि सिर्फ आपका ठोस माध्यम ही होती है। नहीं, चालन विधि जो होता है द्रव तथा गैसीय दोनों माध्यम में होता है, द्रव तथा गैसीय दोनों माध्यम होता है, ठीक है। द्रव तथा गैसीय माध्यम में भी, द्रव तथा द्रव तथा गैसीय माध्यम में भी, द्रव तथा गैसीय माध्यम में भी चालन विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चालन, देखिए चालन विधि में, ठीक है, द्रव तथा गैसीय माध्यम भी चालन विधि द्वारा उष्मा का क्या होता है? द्रव तथा गैसीय माध्यम में चालन विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है, उष्मा का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण, ठीक है। कहा कि द्रव तथा गैसीय माध्यम में भी चालन विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, पहले समझिए, ठीक है, पहले अच्छे से समझ लीजिए। ये आपका अर्थ है, सतह जिसे बोलते हैं, ठीक है, सतह है, सतह का टेम्परेचर होगा, अर्थ की टेम्परेचर होगा, ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर होगा, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं अधिक अच्छा खासा टेम्परेचर है, ठीक है। ये आपका वायु है, क्या है? वायु, ये वायु है। द्रव तथा गैसीय माध्यम में चालन विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। छोड़ देंगे इसको, ठीक। उष्मा का स्थानांतरण जो होता है, उष्मा का स्थानांतरण की विधि चल रही है, चालन विधि पहली है, चालन विधि द्वारा उष्मा, पदार्थों के अणुओं के संपर्क विधि, मतलब पदार्थ के जो अणु हैं एक दूसरे के संपर्क में आने से उष्मा का स्थानांतरण,
तो चालन विधि जो होता है ठोस माध्यम में अधिक प्रभावी होता है, ठोस माध्यम में अधिक प्रभावी होता है। द्रव तथा गैसीय माध्यम में भी चालन विधि का स्थानांतरण होता है। ठीक है, द्रव तथा गैसीय माध्यम में भी चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर देखा गया, ये सतह है, ठीक है, पृथ्वी अर्थ है, जिसका टेम्परेचर आपका अच्छा खासा है। ये वायु है, क्या है आपका, वायु है। जो वायु के अणु हैं, ठीक है, वायु के जो अणु हैं, पहला संपर्क, जो ध्यान दीजिए, पहला संपर्क विधि द्वारा, चालन विधि में ऊष्मा का जो स्थानांतरण है संपर्क विधि द्वारा, जो पहला संपर्क होगा, ठीक है, ये पहला पहला संपर्क, ठीक है, पहला संपर्क जो होगा आपका, पहला संपर्क, ठीक है, पहला संपर्क क्या है, चालन विधि द्वारा, चालन चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। पहला संपर्क क्या, वायु जो होगी इसके संपर्क में आएगी, सतह के संपर्क में आएगी, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, वायु का टेम्परेचर अधिक होगा। जब वायु का अधिक टेम्परेचर बनेगा तो आपका क्या, इसका उत्थान होगा, वायु का उत्थान होगा। जब वायु जो होती है सतह के संपर्क में आती है, या वायु का टेम्परेचर जब जैसे जैसे बढ़ता है, उसका क्या होता है, उत्थान होता है, क्या होता है, ऊपर उठती है, ऊपर उठ के सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है, का फैलाव होता है, टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने के कारण संघनन होती है, संघनन की प्रक्रिया के कारण क्या होती है, वर्षण होती है। ठीक है, ये आप सब वर्षा कैसी होती है आपको आगे बताएंगे अच्छे से, और आपको बहुत ज्यादा समझ में। ठीक है, तो पहला संपर्क क्या आपका, चालन विधि द्वारा, इसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। जब वायु सतह के संपर्क में आएगी, ठीक है, तो ऊष्मा का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। इसके जो अणु होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, संपर्क में आकर क्या होंगे, ऊष्मा का स्थानांतरण करेंगे, इसलिए वायु क्या होगी, ऊपर उठती है। ये आपका चालन विधि में, चालन विधि द्वारा भी क्या, द्रव तथा गैसीय माध्यम में चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया हो तो इसको आगे लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा कंप्लीट बता दिया गया कि चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। पदार्थ ऊष्मा का जो स्थानांतरण है पदार्थों के अणुओं के संपर्क विधि द्वारा, पदार्थ है, ठीक, अणु है, ठीक, संपर्क में आते हैं, तो ऊष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। बात समझ में आ गया। और जो चालन विधि है, ठीक है, वो ठोस माध्यम में क्या होती है, अधिक प्रभावी होती है, क्या होती है, अधिक प्रभावी होती है, ठोस माध्यम में अधिक प्रभावी होती है। तो आपका ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक है, द्रव तथा गैसीय माध्यम में भी चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, ये इंपॉर्टेंट बात। अब आते हैं संवहन विधि, दूसरा आपका पॉइंट है इसमें, संवहन विधि क्या है, संवहन विधि, दूसरा जो है ऊष्मा संवहन, संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। संवहन विधि द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण है, संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण है, ठीक, माध्यम के अणुओं की, संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण है, ये माध्यम है, क्या है, माध्यम, माध्यम के अणुओं के, माध्यम के अणुओं के स्थानांतरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, स्थानांतरण द्वारा होता है। ऊष्मा का संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है माध्यम के अणुओं के स्थानांतरण द्वारा होता है। मतलब दैट मीन्स कहने का तात्पर्य एक कोई माध्यम है, एक कोई माध्यम है, ठीक, जो अणु है, ठीक है, अणु ऊष्मा लेकर अपना स्थान छोड़कर क्या करते हैं, दूसरे अणु के संपर्क में आते हैं, और ये अणु आपका क्या होता है, इसको इस ये अणु जो ऊष्मा लेता है तो अपना स्थान छोड़कर इस अणु के पास आता है, तो इस तरह से आपका क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। जब अणुओं के स्थानांतरण द्वारा, ठीक है, माध्यम के अणुओं के स्थानांतरण द्वारा जो होता है ऊष्मा का स्थानांतरण होता है संवहन विधि। संवहन विधि में ऊष्मा का जो स्थानांतरण है माध्यम के अणुओं के, जो ये अणु है माध्यम के, क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, अपना ऊर्जा लेकर, ठीक है, अपना स्थान छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर ये अणु आएगा तो इसके संपर्क में आएगा जो दूसरा अणु, ये ऊर्जा लेकर यहाँ पर आएगा, इस तरह से ऊर्जा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। मतलब कि अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा ही क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। किसमें, संवहन विधि में अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। किसमें, संवहन विधि में। संवहन विधि में ऊष्मा का जो स्थानांतरण है अणु, माध्यम के अणुओं, जो माध्यम के अणु है, स्थानांतरण के द्वारा क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अर्थात अर्थात कह सकते हैं कि द्रव तथा गैसीय माध्यम में, ठीक है, द्रव तथा गैसीय माध्यम में अणु, द्रव तथा कह सकते हैं
अर्थात अर्थात द्रव तथा गैसीय माध्यम में, द्रव तथा गैसीय माध्यम में, द्रव तथा गैसीय माध्यम में, द्रव तथा गैसीय माध्यम में अणु ऊर्जा लेकर, द्रव तथा गैसीय माध्यम में अणु अणु ऊर्जा लेकर, अणु ऊर्जा लेकर अपना स्थान छोड़कर, अपना स्थान छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं, अन्यत्र चले जाते हैं, जाते हैं, अन्यत्र चले जाते हैं। से उष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। से उष्मा का स्थानांतरण होता है जिससे तापमान का या ऊर्जा का, जिस तापमान का या ऊर्जा का, तापमान का स्थानांतरण होता है। ये आपका था संवहन विधि, ठीक। अब का आता है विकिरण विधि। विकिरण विधि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो कथनों का यूज करेंगे, ठीक है, दो कथनों का यूज करेंगे। आते हैं विकिरण विधि। क्या पॉइंट है आपका, क्या है विधि है उष्मा के स्थानांतरण की, विकिरण विधि। क्या है, विकिरण विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण, विकिरण विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण, ठीक है। विकिरण विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण, ठीक है। इसको समझने के लिए हम दो कथनों का यूज करेंगे, ठीक है, दो कथनों का यूज करेंगे। कथन फर्स्ट फर्स्ट कथन में बात की गई है कि विकिरण विधि द्वारा, ठीक है, विकिरण विकिरण विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण, उष्मा का स्थानांतरण केवल हाँ ए, क्या नमस्ते।